हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी 2026 के लिए यूनिट फर्स्ट का हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। 30 क्वेश्चंस है। आप भी प्रैक्टिस सेट की तरह कीजिएगा और लास्ट में अपना जो भी स्कोर होगा उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, which of the following experimental setups or concept correctly matches Oparin and Halden hypothesis regarding the origin of life? Spontaneous generation of life from decaying organic matter, formation of conservates and microspheres in highly oxidizing atmosphere, chemical evolution leading to life in a reducing atmosphere lacking free oxygen, इंटरस्टेलर डिलीवरी ऑफ लाइफ वाया रेजिस्टेंस स्पोर पेंसपर्मिया। ठीक है, देखो बच्चों, आज मेरे थोड़ा मुंह पे दिक्कत है, लग गई है, तो उस वजह से थोड़ी मेरी आवाज़ धीमी होगी, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ओपेरिन और हाल्डेन की परिकल्पना से निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक ढांचा या अवधारणा सही ढंग से मेल खाती है? ठीक है, सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों से जीवन का स्वतः जनन, अत्यधिक ऑक्सीकारक वायुमंडल में कोसर्वीट्स और माइक्रोस्फीयर का निर्माण, मुक्त ऑक्सीजन रहित अपचायक रिड्यूसिंग वायुमंडल में रासायनिक विकास जिसके परिणाम स्वरूप जीवन की उत्पत्ति हुई, और प्रतिरोधी बीजाणुओं के माध्यम से अंतरिक्ष से जीवन का आगमन। तो कुछ ऑप्शन तो आप सीधे हटा सकते हैं, तो आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुक्त ऑक्सीजन रहित अपचायक रिड्यूसिंग वायुमंडल में रासायनिक विकास जिसके परिणाम स्वरूप जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ओपेरिन एंड हाल्डेन प्रपोज दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स through chemical evolution in a reducing primitive atmosphere containing methane, ammonia, water vapor and hydrogen but completely lacking free molecular oxygen। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऊरे मिलर एक्सपेरिमेंट। दे यूज अ मिक्सचर ऑफ CH4 यानी मीथेन, NH3 यानी अमोनिया, H2O वाटर एंड H2 हाइड्रोजन इन अ क्लोज्ड फ्लास्क at 800 degrees Celsius. The ratio of methane, ammonia and hydrogen taken in the experiment was 2:1:2। ठीक है, तो अब इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकेंड इज करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअली करेक्ट। हेरोल्ड ऊरे एंड स्टैनले मिलर सिम्युलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 2:1:2 along with water vapor at a high temperature of 800 degrees Celsius with electric discharge। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अर्नेस्ट हैकेल बायोजेनेटिक लॉ encapsulates the concept of ontogeny, recapitulates phylogeny। What does this fundamentally imply? The evolutionary history of species is repeated during its embryonic development। Variations acquired during a lifetime are transferred to the next generation। Complex anatomical structures always evolve into simpler structure units। The geographical distribution of a species determines its developmental rate। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं, और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी प्रजाति का विकासवादी इतिहास उसके भ्रूणीय विकास के दौरान दोहराया जाता है। ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल रिकैपिटुलेशन थ्योरी states that an individual organism biological development ontogeny mirrors and summarizes the evolutionary development of its species history phylogeny। For example, mammalian embryos transiently possesses gill slits reminiscent of his ancestor।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको मैच करना है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, फोरलिम्स ऑफ चीता एंड व्हेल, निक्शिएटिंग मेम्ब्रेन इन ह्यूमन आई। तो क्या होगा इसका राइट? इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपका फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन है वो एनालॉगस ऑर्गन्स में आएंगे, जिसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। और फोर लिम्स ऑफ चीता एंड व्हेल किस में जाएंगे? फिर ये जाएंगे होमोलोगस ऑर्गन्स में, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और निक्शिएटिंग मेम्ब्रेन इन ह्यूमन आई, ये किस में जाएगा? वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसको हम अवशेषी अंग भी कहते हैं। इजी प्रश्न है और बनते भी हैं। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, मैं दो बार रिपीट नहीं कर पा रहा, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। ठीक है, तो मैं एक लैंग्वेज वाला रिपीट कर देता हूँ। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स, बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स, मैमल्स perform similar functions but have different origins. Analogous convergent, forelimbs of cheetahs and whales share the same basic anatomical structure but perform different functions. Homologous divergent, the nictitating membrane is a non-functional remnant in humans, जिसको हम वेस्टिजियल या फिर अवशेषीय अंग भी कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, August Wiseman performed an experiment cutting off the tails of mice for 22 generations to disprove Lamarckism. Which specific concept did he propose to replace it? Theory of pangenesis, mutation theory, germplasm theory या फिर orthogenesis? ये भी हमने पढ़ा था। क्या है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, germplasm theory। ठीक है। Wiseman formulated the germplasm theory, establishing that changes occurring in the somatoplasm body cells are not inherited. Only changes in the germplasm reproductive cells gonads are transmitted to offspring. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग Lamarck evolutionary theory. The internal vital force drives organism to continuously increase in size and complexity. The effects of use and disuse of organs are directly inherited by the offspring. तो अब आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, आपको हिंदी वाला भी दिखा देते हैं ताकि हिंदी वाले बच्चे भी अपना आंसर मार्क कर सके। ठीक है, तो आप बताइए अपना आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या हैं? सही हैं। ठीक है। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स रेस्ट ऑन दीज कोर टेनेट्स: द इंटरनल अर्ज, वाइटल फोर्स टुवर्ड्स complexity, न्यू नीड्स क्रिएटिंग न्यू ऑर्गन्स, एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज बीइंग इनहेरिटेड अक्रॉस जनरेशंस। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज? सडन सिंगल स्टेप मैक्रो म्यूटेशंस कॉजिंग साल्टेशन, environmental pressure acting upon small continuous directional variations, consciousness adaptation by individual organism to match climate shift, completely random shifts in allele frequencies within small isolated population। तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं, और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छोटी सतत और दिशात्मक विभिन्नताओं पर कार्य करने वाला पर्यावरणीय दबाव। Darwin emphasized that natural selection acts on small continuous variations within a population. Organisms with advantageous variations survive better, reproduce, and transmit these traits, leading to gradual evolution. क्वेश्चन नंबर 8 है, डार्विन faced significant criticism because his original theory could not satisfactorily explain the survival of the fittest, the geometric increase in population numbers, the mechanism of inheritance and the origin of variations, the presence of structural homologies across diverse vertebrates.
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड द ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस। ठीक है, आप इसको पॉज करके भी अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। यदि मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आप उसे पॉज कर लीजिए, अपने ऑप्शन को सोच लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को दोबारा से चलाइए। ठीक है। While Darwin observed that variations exist and are selected, he did not know the genetic basis or mechanism of inheritance, as Mendel's law were unrecognized then, nor how new variations originated. फिर है क्वेश्चन नंबर 9. Hugo de Vries proposed his mutation theory based on his extensive breeding experiments on which of the following plants? Pisum sativum, Ainothera lamarckiana, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर या फिर न्यूरोस्पोरा क्रैशा। ये तो हमने पढ़ा था, तो आपको पता होगा किसमें किया था उन्होंने, आइनोथेरा लैमार्कियाना में किया था। ठीक है, सांध्य प्रिमरोज भी कहते हैं, बोला था ना हमने इसको। Hugo de Vries formulated his mutation theory by studying the variations in the evening primrose, Ainothera lamarckiana. He claimed mutations are sudden, random and directionless. Question number 10. Consider the following comparisons between Darwinian variations and de Vriesian mutations. Darwinian variations are small, gradual and directional, whereas mutations are large, random and directionless. De Vries believed that mutation causes speciation in a single step termed as saltation. तो बताइए दोनों सही है या दोनों गलत है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, both statements accurately represent the differences between Darwin and De Vries' views on evolution. De Vries viewed speciation as a sudden saltatory event driven by large mutations, unlike Darwin's gradualism. Question number 11 है, the modern synthetic theory of evolution integrates Darwin natural selection with genetics. Which of the following is not considered a primary factor responsible for genetic variations in this theory? Gene mutation, chromosomal aberration and recombination, acquired somatic changes due to environment, reproductive isolation. क्या होगा फिर? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्वायर्ड सोमैटिक चेंजेस ड्यू टू environment. The modern synthetic theory firmly rejects the inheritance of acquired somatic characters, Lamarckian concepts. Genetic variations are driven by mutations, recombination, gene flow, and genetic drift. Question number 12. A random non-directional shift in allele frequencies occurring purely by chance in a small isolated population is called gene flow, genetic drift, natural selection या adaptive radiation. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, genetic drift Sewall-Wright effect refers to random fluctuations in the frequencies of alleles in a small breeding population due to chance events independent of natural selection. Question number 13. If a small group of individuals migrates away from a large parent population to establish a new colony, the gene pool of the new colony may look distinct from the original population. This evolutionary phenomenon is known as bottleneck effect, founder effect, sympatric speciation या industrial melanism. क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, द फाउंडर इफेक्ट अकर्स व्हेन अ फ्यू इंडिविजुअल्स आइसोलेट देमसेल्व्स फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन टू एस्टेब्लिश अ न्यू पॉपुलेशन कैरिंग ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द जेनेटिक वेरिएशंस ऑफ द ओरिजिनल पेरेंटल पूल। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकॉर्डिंग टू द हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल,
Allele frequencies in a population will remain constant from generation to generation only under specific ideal conditions. Which of the following factors would disrupt this genetic equilibrium? Complete absence of mutations, extremely large population size, random mating among all individuals, non-random mating and selective migration. तो हिंदी वाले भी देख सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैर यादृच्छिक संभोग, नॉन रैंडम मीटिंग और चयनात्मक प्रवासन। ठीक है। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम इज मेंटेन ओनली इफ देयर इज अ रैंडम मीटिंग, लार्ज पॉपुलेशन साइज, नो म्यूटेशन, नो जीन फ्लो एंड नो नेचुरल सिलेक्शन। नॉन रैंडम मीटिंग एंड माइग्रेशन डिसरप्ट दिस इक्विलिब्रियम कॉजिंग इवोल्यूशनरी चेंज। क्वेश्चन नंबर 15 है, in a population that is in Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of a recessive allele A for a specific trait is 0.4. What is the expected frequency of heterozygous individual in this population? देखिए, इससे पहले भी मैंने इसके बारे में बताया है, तो आप देख सकते हैं, और आपको अगर आपने प्रीवियस देखा होगा तो उसमें पता होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 0.48। हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत का हमने फॉर्मूला भी बताया था आपको। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे निकला है। गिवन रिसेसिव एलील फ्रीक्वेंसी Q इक्वल टू 0.4 सिंस P प्लस Q इक्वल टू 1, द डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी इज P इक्वल टू 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6. The frequency of heterozygotes is given by 2pq equal to 2 into 0.6 into 0.4 that is 0.48. ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग है आपका, जीन फ्लो क्या होता है करके, और बॉटलनेक इफेक्ट और हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन। ठीक है। तो इसका मैच कहाँ कहाँ करेगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ए के हिसाब से देखते हैं, जो आपका पी है जीन फ्लो है, इसका राइट आंसर होगा ट्रांसफर ऑफ एलिल्स अक्रॉस पॉपुलेशन ड्यू टू माइग्रेशन। और जो बॉटलनेक इफेक्ट है, सेवरल रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। और हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन तो आपने देखा ही है, एलिल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जीन फ्लो इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एलील्स बाय माइग्रेशन। अ बॉटलनेक इज अ ड्रास्टिक पॉपुलेशन क्रैश ड्यू टू एनवायरमेंटल इवेंट्स। द हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज इन इक्विलिब्रियम। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, प्लांट्स अडेप्टेड टू लिव इन हाईली सलाइन वाटर बॉडीज लाइक मैंग्रोव swamps face physiological drifts, which specific adaptation allows them to survive and respire efficiently. Waxy thick cuticles and sunken stomata, development of pneumatophores, negative geotropic respiratory routes, presence of large continuous air cavities parenchyma, total absence of mechanical tissues like sclerenchyma। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ न्यूमेटोफोर्स। Halophytes like mangroves grow in waterlogged saline soils deficient in oxygen. They develop specialized upright roots called pneumatophores that grow upwards out of the water and mud to take in oxygen from the air। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, in classic xerophytic plants like Opuntia, prickle pear, the leaves are modified into sharp spines to reduce transpiration. The fleshy green flattened stem performs photosynthesis. This stem modification is anatomically termed as phyloid, cladoid, phyloclade या फिर स्टोलोन। क्या होता है फिर बताइए। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फाइलोक्लेड। ठीक है। देख सकते हैं। उसके बाद इसको पढ़ते हैं। अ फाइलोक्लेड इज अ ग्रीन फ्लैटेंड और सिलेंड्रिकल स्टेम ऑफ indefinite growth
that takes over the functions of photosynthesis in extreme xerophytes, where leaves are modified or reduced into spines to check water loss. क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्लांट लाइट अडेप्टेशन. हेलियोफाइट्स आर सन लविंग प्लांट्स दैट थ्राइव इन हाईली इंटेंसिटी सोलर रेडिएशन and show higher rates of photosynthesis. Sheophytes are shade-loving plants that possess larger chloroplast and lower metabolic rates to survive under low light intensities. तो आप बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है करके. ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, हिंदी में भी आप देख सकते हैं. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है. ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इको फिजियोलॉजिकली डिस्क्रिप्शंस, हेलियोफाइट्स आर अडेप्टेड टू फुल सनलाइट, एग्जांपल सनफ्लावर्स, whereas zeophytes are structurally and biochemically tuned to shade condition, example forest understory ferns. Question number 20. Hydrophytic plants that remains completely submerged inside the water body typically exhibit which anatomical structure? Highly developed vascular tissue system with wide xylem vessels, well differentiated palisade and spongy mesophyll with thick cuticle, purely developed or absent xylem, lack of stomata and abundant parenchyma, या अबेंडेंट मैकेनिकल टिश्यू स्केलेरेन्काइमा प्रोवाइडिंग रिजिडिटी. ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हैं. उसके बाद आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खराब, विकसित या अनुपस्थित जाइलम रंध्रों का अभाव और प्रचुर मात्रा में एरेनकाइमा वायु ऊतक. ठीक है, submerged hydrophytes absorb water and nutrition directly through their general body surface, rendering stomata and elaborate conductive xylem unnecessary. Parenchyma provides buoyancy and aids in internal gas exchange. Question number 21. Animal adapted for a rapid running or sprinting lifestyle on hard ground such as deer, horses and cheetahs exhibit long limbs with reduced digit numbers. This locomotive adaptation is characterized as volant adaptation, cursorial adaptation, fossorial adaptation या फिर arboreal adaptation. क्या होगा इसका राइट आंसर? आप हिंदी में भी देख सकते हैं, उसके बाद बताइएगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धावक अनुकूलन. ठीक है, cursorial adaptation refers to structural changes specialized for fast running. Modifications include elongation of distal limb segments, reduction of digit to minimize ground friction, and restriction of movement to a single plane. Question number 22 है, which of the following morphological and physiological adaptation is especially observed in desert dwelling fossorial burrowing animals to prevent dust entry? Development of a highly vascularized prehensile tail, valvular nostrils, small eyes often protected by scales and modified spade-like digging claws, large broad wings with pneumatic bones, या hypertrophied webbed digit and lateral line sensory system. क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? आप हिंदी में देख लीजिए पहले. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपाटीय नासिका छिद्र, वल्वुलर नॉस्ट्रिल्स, तराजू द्वारा संरक्षित छोटी आंखें और संशोधित फावड़े जैसी खुदाई वाले पंजे. ठीक है, fossorial animals like desert and sand burrows possess specialized valvular nostrils and air openings that close tightly to bars and along with reduction or shielding of eyes and snout, spade-like claws or burrowing to escape extreme heat. मैच द फॉलोइंग है उसके बाद हमारे लिए, मैच द लोकोमोटिव एनिमल ग्रुप्स इन कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड. देखिए अब आपको मैच करना है. वॉलेंट बर्ड बैट्स, अर्बोरियल सेंसोरियल ट्रीज ड्वेलर्स या एक्वेटिक फिशेस सिटेसिन्स. तो इसको अब आपको मैच करके राइट आंसर बताना है. क्या होगा फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
वॉलेंट का होगा आपका न्यूमेटिक हॉलो बोन्स, कील और स्टर्नम एंड फ्लाइट मसल्स। ठीक है। उसके बाद क्यू जो है आपका अर्बोरियल और सेंसोरियल, इसका होगा आपका फर्स्ट। अपोजेबल डिजिट्स, प्रीहेंसाइल टेल एंड शार्प क्लॉज। और एक्वेटिक का होगा आपका स्ट्रीम लाइट बॉडी, एयर ब्लैडर्स, फिन्स एंड गिल्स। इजी क्वेश्चंस था। ठीक है, बस समझने की देर होती है, उसके बाद आंसर अपने आप आ जाता है। Volant adaptation focus on minimizing weight, pneumatic bones, and maximizing lift. Arboreal adaptations require strong gripping abilities. Opposable digits, prehensile structures. Aquatic adaptations focus on drag reduction, streamlining, and aquatic respiration. ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24। Kangaroos rats residing in North American desert can survive their entire lifespan without drinking liquid water. What physiological mechanism allow this extreme adaptation? Excreting highly diluted urine to rapidly flush out metabolic nitrogenous toxins, storing extensive quantities of water inside their modified pharyngeal pouches, generating internal water as a byproduct of metabolic fat oxidation and concentrating urine, lowering their basal body temperature below ambient surrounding to stop sweating completely. तो आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, उसके बाद अपना आंसर बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चयापचयी वसा ऑक्सीकरण मेटाबॉलिक फैट ऑक्सीडेशन के उपोत्पाद के रूप में आंतरिक पानी उत्पन्न करना और मूत्र को अत्यधिक सांद्रित करना। ठीक है। द कैंगरू रैट मीट्स इट्स इंटायर वाटर रिक्वायरमेंट फ्रॉम मेटाबॉलिक वाटर which is produced as a byproduct during the internal oxidation of fats in its dietary sheets. It also possesses highly efficient kidneys capable of excreting ultra concentrated urine. Question number 25. Darwin finches of Galapagos Island represent a classic textbook example of adaptive radiations. What does this process fundamentally describe? The migration of a species to different geographical zones leading to their instant mass extinction. Evolution of multiple diverse species from a common ancestral stock within a given geographical area, adapting to different ecological niches. The gradual hybridization between two completely unrelated species over vast geological timescales, accelerated somatic mutations induced by heavy radioactive exposure in localized island ecosystem. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक सामान्य पूर्वज स्टॉक से कई विविध प्रजातियों का विकास जो विभिन्न पारिस्थितिक नीचेस के अनुकूलन हो जाती हैं। अडेप्टिव रेडिएशन इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस वेयर एन एंसेस्ट्रल species diversifies into a multitude of new forms, particularly when environmental changes open up new ecological niches, resources, or challenges. Example, finches diversifying based on feeding habits. Question number 26. Consider the following statements regarding adaptive radiation and convergent evolution. Australian marsupials exhibit adaptive radiations because many different marsupial types evolved from a single ancestral marsupial. The striking similarity between placental wolf and Tasmania wolf marsupial is an example of convergent evolution. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन क्या है? करेक्ट है। व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशंस अकर्स इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया लाइक प्लेसेंटल मैमल्स वर्सेस ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड पेयर्स शो सिमिलर अडेप्टेशन, इट लीड्स टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 27। विच टाइप ऑफ फॉसिलाइजेशन अकर्स व्हेन द ओरिजिनल organic hard parts of an organism are slowly dissolved away atom by atom and simultaneously replaced with minerals like silica or calcium carbonate? Amber preservation, petrifaction,
कॉप्रोलाइट्स या फिर कंप्रेशन, क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अस्मीकरण, पेट्रीफैक्शन। पेट्रीफैक्शन इन्वॉल्व्स द मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बाय इनऑर्गेनिक मिनरल्स, सिलिका, calcite, iron pyrides, preserving the internal cellular details of plants or animal bones perfectly. Question number 28. Coprolites are a specialized category of fossils highly valued by paleontologists. What do they represent? Preserved footprints and trackway of ancient organisms. Fossilized facial matter that provides direct clues regarding ancient diets and ecosystem. Fossilized plant pollen grains preserved in deep sedimentary ice cores. Intact insect trapped inside hardened plant regime. क्या होगा फिर? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। Coprolites are fossilized faces of animals. They provide critical indirect evidence about the diet, predatory habits, digestive, physiological, and environmental preference of extinct prehistoric organism. Question number 29. ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। Arrange the following ancestral stage of human evolution in the correct chronological order of their appearance from earliest to latest. ठीक है, अच्छा इसका हिंदी में नहीं है तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रामापिथिकस, ऑस्ट्रोपिथिकस, होमो हिबिलस और होमो इरेक्टस। ठीक है, द करेक्ट chronological order is Ramapithecus 15 million years ago, more man like primitive। उसके बाद यहाँ पे आपका राइट एरो को साइन होगा। ठीक है, फिर है ऑस्ट्रोपिथिकस, वो 2 से 4 माया वॉक अपराइट इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड्स। होमो हैबिलस, उसके बाद है आपका फर्स्ट टूल मेकर है होमो हैबिलस और इसकी क्रैनियल कैपेसिटी 650 to 800 cc। वैसे होमो इरेक्टस आपका 1.5 है और मीट लार्जर ब्रेन। ठीक है, और इसकी क्रैनियल कैपेसिटी कितनी है 900 cc। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच प्री हिस्टोरिक ह्यूमन एंसेस्टर इज specifically credited with the first recorded practice of burying their dead with flowers, ceremonies expressing prehistoric cultural rites, and possessed a cranial capacity close to or slightly larger than modern humans 400 cc। कौन था फिर 1400 cc, सॉरी क्या है 1400 cc। तो ये हमने, अगर आपने ह्यूमन इवोल्यूशन वाली वीडियो देखी होगी तो हमने सारी चीज़ें कवर की है उसमें। ठीक है, आपका शायद यूनिट वाइज में क्लियर की होगी या सेपरेट तो नहीं की है, यूनिट वाइज में की है। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया है कि 1400 cc और ये भी बताया था कि ये वन दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा गया था करके। ठीक है, किसका था फिर बताइए, तो ये था आपका होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। निएंडरथल मैन लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 lakh to 40,000 years ago. They had a large brain size of 1400 cc and used hides to protect their bodies and were famous to burying their dead, showing early spiritual culture development। ठीक है दोस्तों, देखो मेरी आवाज़ में आपको थोड़ा लोनेस दिख रहा होगा, उसकी वजह ये है कि अब मैं आपको कैसे ही बताऊं। हो क्या गया कि कल मैंने जो मिल्टन की बोतल होती है उसमें पानी है करके पानी पीना चाहा, लेकिन उसमें गर्म चाय थी तो उस वजह से मेरी पूरी जीभ जल गई है। तो बहुत ज़्यादा गर्म थी और उसको ऐसे जैसे हम बिना जूठा लगाए पीते हैं तो वैसे ही पिया था, तो मेरे को पता भी नहीं चला। एक तो मिल्टन की बोतल आपको पता है बाहर से टच करके पता भी नहीं चलती है। ठीक है, तो उस चक्कर में मेरे को बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। 1-2 दिन में थोड़ा ठीक जैसे होता है तो वापस से हम सेम वॉइस पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और बीजे एजुकेशन चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और इसकी PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर प्रैक्टिस सेट परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।